Good morning, dear learners. In previous three videos, we studied idioms with the definition of idiom and also meaning and some examples of idioms. In the series of lectures on idioms, today also we will discuss some very common as well as some very rare idioms that are used in day-to-day context to make the language more impressive. In this e-lecture, which is actually an e-practical for subject 1004 communication skills in English, we will again study some new idioms, and I have prepared a list of selected idioms for today's e-lecture. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. Idioms and phrases are asked in competitive exams as well, and they are very good to be used in language while speaking and writing. It gives the listeners an idea of your knowledge, of your wisdom, and how frequent and comfortable you are with the language. So let's begin our today's e-lecture. The first idiom is an open book. An open book means one that holds no secret. ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी ना छिपाता हो, जो किसी तरह का कोई सीक्रेट ना रखता हो, ऐसे पर्सन को हम एन ओपन बुक कहते हैं. ओपन बुक से मतलब हुआ खुली किताब. खुली किताब मतलब जिससे कोई भी गो थ्रू हो सकता है, जिसे कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, विच मीन्स जो कि सभी के लिए खुली हुई है, जिसमें कोई राज, कोई सीक्रेट्स ना हो. Let's look at the example. The saint's life was an open book. Saint means sadhu. साधु का जीवन एक खुली किताब था, which means it was visible to everyone, it was known to everyone. एक ऐसा जीवन जिसको सबने देखा या जिसके बारे में सब जानते थे, यानी जिसमें कोई सीक्रेट, कोई राज छिपा हुआ नहीं था. So this is how we use the idiom an open book. Next, 19 to the dozen. 19 to the dozen is a very good phrase to describe someone's talking ability. It means talk very fast without stopping. बिना रुके बोलते चले जाना, बहुत स्पीड में, बहुत जल्दी में बोलते चले जाना. फॉर एग्जाम्पल, आई डिसलाइक पीपल हु कीप टॉकिंग 19 टू द डोजन. मुझे ऐसे लोग नापसंद हैं जो कि बिना रुके लगातार बोलते रहते हैं. सो 19 टू द डोजन इज used to express someone's speaking or talking ability. If you remember, in the previous lectures on idioms, in one of the previous lectures on idioms, we discussed an idiom gift of the gab. Gift of the gab हम यूज़ करते हैं बहुत ही पॉजिटिव सेंस में, विच मीन्स जिसके पास बोलने की बहुत अच्छी कला हो, जो बहुत अच्छा ओरेटर या स्पीकर हो. उसी का एक ऑपोजिट हम 19 टू द डोजन इडियम को कह सकते हैं, बिकॉज 19 टू द डोजन एक नेगेटिव ट्रेट है पर्सनालिटी का, जहाँ व्यक्ति बिना रुके लगातार बोलता रहता है. अनदर इडियम इज अबव बोर्ड. अबव बोर्ड मीन्स ऑनेस्ट, फेयर, अपराइट. ईमानदार, जो व्यक्ति ईमानदार हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अबव बोर्ड. For example, in the securities scam, the ministers and the governor of the Reserve Bank were said to be above board. Securities scam में ministers और रिजर्व बैंक के गवर्नर को
वर सेट टू बी, कहा जाता है कि वो क्या निकले, ईमानदार निकले, वो फेयर थे, ऑनेस्ट थे, अपराइट थे। नेक्स्ट, एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ means not allow someone to become too friendly with you। किसी को अपने से ज़्यादा फ्रेंडली ना होने देना, किसी को खुद के साथ ज़्यादा क्लोज ना होने देना। एट एन आर्म्स लेंथ मतलब एक दूरी पर रखना, एक गज की दूरी बनाए रखना, गज की दूरी मेंटेन करना, इस सेंस में हम इस इडियम को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वाइज पॉलिटिशियन इज़ वन who keeps his flatterers at an arm's length। एक बुद्धिमान पॉलिटिशियन वह है जो अपने फ्लैटरर्स, अपने चापलूसों को, ऐसे व्यक्ति जो उसकी चापलूसी करते हैं, उनको एक आर्म की लेंथ पर रखे, यानी उन्हें अपने से ज़्यादा करीब ना होने दे, उन्हें अपने से एक गज की दूरी पर रखे। इस सेंस में हम इडियम यूज़ करते हैं एट एन आर्म्स लेंथ। Next, a dark horse. A dark horse means a candidate or competitor about whom little is known। ऐसा कैंडिडेट, ऐसा कॉम्पिटिटर जिसके बारे में बहुत कम पता हो, बट who unexpectedly wins or succeed, लेकिन जो हमारी आशा के विपरीत जीत जाए या सफल हो जाए, यानी जिसके बारे में बहुत कम सुना हो, ऐसा कॉम्पिटिटर, ऐसा कैंडिडेट, और फिर वह जीत भी जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अ डार्क हॉर्स। इट इज़ अगेन कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू एक्सप्रेस समवंस एबिलिटी, जो बहुत इंट्रोवर्ट हो, जिसके बारे में लोग ज़्यादा ना जानते हों, लेकिन वो सक्सेसफुल हो जाए, वो विक्टोरियस हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को हम अ डार्क हॉर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन turned out a dark horse in the board exams। बोर्ड एग्जाम्स में मोहन एक डार्क हॉर्स निकला। डार्क हॉर्स कैसे निकला कि वो एक ऐसा कैंडिडेट था जिससे उम्मीद नहीं थी, या जिसके किसी ने एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये कुछ अच्छा कर दिखाएगा, और अनएक्सपेक्टेडली वह व्यक्ति सक्सेसफुल हो गया, इसलिए यहाँ मोहन को डार्क हॉर्स कहा गया है। नेक्स्ट, रेड letter day। Red letter day means a very important occasion। कोई बहुत बड़ा दिन होना, कोई बहुत important अवसर, occasion होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेड लेटर डे। जैसे हम कहते हैं ना ऐतिहासिक पल होना, ऐतिहासिक दिन होना, तो ऐतिहासिक जो है उस सेंस में हम यूज़ करते हैं रेड लेटर डे। फॉर एग्जाम्पल, Independence Day is the red letter day for all the colonized countries। सभी colonized countries, ऐसी countries जिन पर अंग्रेज़ों ने शासन किया, जिन्हें कॉलोनीज़ बनाया गया, जिन्हें कॉलोनाइज किया गया, उन सभी देशों के लिए इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ओकेजन है, एक ऐतिहासिक दिन है, एक रेड लेटर डे है। सो रेड लेटर डे, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, सो इन इंडिया व्हाट आर द रेड लेटर डेज? द रेड लेटर डेज आर द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे, द महात्मा गांधी जयंती, और there are so many wars which are also red letter days for India when India won in those wars. So there may be or there are many red letter days in a country or in a person's life. For example, your first job, the day of your first interview may be your red letter day. Someone's marriage can be a red letter day. Someone's baby's birth may be a red letter day. So a red letter day may be any important occasion. Next, blaze a trail. Blaze a trail means to set precedent or do something novel. किसी के लिए कुछ precedent यानी किसी के लिए कुछ फॉलो करने लायक बनाना, ऐसा कुछ करना जो कि बिल्कुल समथिंग नॉवल, बिल्कुल नया हो,
और अपनी छाप छोड़ना जिसे बाकी लोग फॉलो कर सकें, यानी पहल करना, पहल करके और लोगों को फॉलो करने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना। फॉर एग्जाम्पल, लीडर्स हु ब्लेज अ ट्रेल आर वर्शिप्ड बाय द फॉलोअर्स। ऐसे लीडर्स जो ब्लेज अ ट्रेल यानी इनिशिएट करते हैं, पहला कदम उठाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो बिल्कुल नया हो और सबसे पहले खुद करते हैं, ऐसे लीडर्स को उनके फॉलोअर्स वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे काफ़ी प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट, टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर मीन्स टू इग्नोर टू लिसन टू समबडी। किसी को सुनने से मना करना, किसी को सुनने से इग्नोर करना कि मैं इस व्यक्ति को नहीं सुनना चाहता हूँ, या किसी की बात पर ध्यान नहीं देना को हम इस सेंस में टर्न अ डेफ ईयर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउअडेज किड्स टर्न अ डेफ ईयर टू एल्डर्स एडवाइस। आजकल के जो बच्चे हैं, किड्स हैं, वो बड़ों की एडवाइस को इग्नोर कर देते हैं, उनको सुनना पसंद नहीं करते हैं या उनको सुनने से मना कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ टर्न अ डेफ ईयर। नेक्स्ट, smell a rat. Smell a rat means to suspect something wrong. दाल में कुछ काला है, ऐसी अनुभूति होना, कुछ गलत का अंदेशा होना, सस्पेक्ट होना, संशय होना, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं स्मेल अ रैट को। फॉर एग्जाम्पल, द CBI स्मेल्ड अ रैट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान CBI को दाल में कुछ काला लगा, उन्हें कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ, एंड कॉट द रियल क्रिमिनल, और उस अंदेशे से उन्होंने जो रियल अपराधी था, जो वास्तविक अपराधी था, उसे पकड़ लिया। नेक्स्ट, गॉन विथ द विंड। गॉन विथ द विंड मीन्स समथिंग दैट हैज़ पास्ड, वैनिश्ड, डिसअपियर्ड परमानेंटली और कंप्लीटली। कुछ ऐसा जो कि गुजर गया है, वैनिश या डिसअपियर गायब हो गया है, परमानेंटली या कंप्लीटली, पूरी तरीके से या हमेशा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑल हिज वेंचर्स हैव गॉन विद द विंड ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। उसके जो भी वेंचर्स थे, जो भी वो कार्य कर रहा था, वो सब कंप्लीटली परमानेंटली गायब हो गए ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, कोरोना महामारी की वजह से। सो गॉन विद द विंड मीन्स गायब हो जाना, हमेशा के लिए, पूरी तरीके से गायब या डिसअपियर या वैनिश हो जाना। नेक्स्ट, कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ मीन्स रोप इन। रोप इन मीन्स घेराबंदी करना। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस कॉर्डन्ड ऑफ द एरिया आफ्टर द एक्सप्लोजन। बॉम्ब ब्लास्ट का जो एक्सप्लोजन है, उसके बाद पुलिस ने उस एरिया में घेराबंदी या नाकाबंदी कर दी। जब कहीं कोरोना पेशेंट मिलते हैं तो उस एरिया को भी सील कर दिया जाता है। उस सेंस में भी हम कॉर्डन ऑफ इडियम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स मीन्स यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। ऐसा व्यक्ति जो कि जवान है, यंग है और साथ ही इनएक्सपीरियंस्ड है। इनएक्सपीरियंस्ड मतलब जिसे कोई भी अनुभव ना हो, अनुभवहीन हो। सो ऐसा व्यक्ति जो यंग हो और अनुभवहीन हो, उसके लिए वेट बिहाइंड द ईयर्स हम यूज़ कर सकते हैं। इट कैन अगेन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव फॉर समवन। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर हेजिटेटेड टू असाइन द जॉब टू द न्यूकमर as he was wet behind the ears. मैनेजर हेजिस्ट कर रहे थे नए व्यक्ति को कुछ जॉब असाइन करने से, क्योंकि वो वेट बिहाइंड द ईयर्स था। वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड था, उसे अनुभव नहीं था। ऐसा हम बहुत लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब स्टूडेंट्स अपना डिग्री, अपना डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो वो कैसे होते हैं? वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो यंग होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, जस्ट अभी अपनी स्टडीज़ को उन्होंने फिनिश किया होता है, सो उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है।
So wet behind the ears can be used as an adjective as well. Next, till the cows come home. Till the cows come home means for a very long time or indefinitely. बहुत लंबे समय के लिए. Indefinitely मतलब अनंत या अनिश्चित काल के लिए. For example, we could sit here and talk till the cows come home. हम यहाँ बैठ सकते हैं और बात कर सकते हैं till the cows come home, एक लंबे समय के लिए या अनिश्चित समय तक के लिए हम यहाँ आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, which means हमारे पास काफ़ी समय है और उस समय को हम आराम से यहाँ बैठकर बात कर कर गुजार सकते हैं. नेक्स्ट, keep the wolf from the door. Keep the wolf from the door means to keep away hunger and starvation. भूख को, गरीबी को, भूखमरी को अपने से दूर रखना. इस सेंस में हम यूज़ करते हैं keep the wolf from the door. For example, they earn so little that it is very difficult for them to keep the wolf from the door. वो इतना कम कमाते हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल है हंगर को, स्टारवेशन को खुद से दूर रखना. यानी वो 2 वक्त की रोटी भी इतने आराम से नहीं कमा पाते हैं और इसलिए हमेशा एक डर बना रहता है. और वो डर क्या है? हंगर और स्टारवेशन का, भूख और भुखमरी का. सो इसीलिए इतने कम पैसों में वो इसे दूर नहीं रख सकते हैं. दे कैन नॉट कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर. दे कैन नॉट कीप अवे हंगर एंड स्टारवेशन. नेक्स्ट, at one's wits end. At one's wits end means in a state of distress. परेशानी की अवस्था में होना, परेशान होना, puzzled होना, distressed होना. For example, the baby has been crying for hours. बच्चा बहुत देर से, बहुत घंटों से रो रहा है. And I am at my wits end. और अब मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं पजल्ड हो चुका हूँ, मैं डिस्ट्रेस्ड हो चुका हूँ. होता ना अपना अपना आपा खो देना. आपा खो देना इज़ ऑल्सो एट वंस विट्स एंड. बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाना. इस सेंस में भी हम इडियम एट वंस विट्स एंड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, एट स्नेल्स पेस. आपने कभी स्नेल देखा है? इफ़ आपने नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू हैव अ लुक एट इट्स इमेज so that it will definitely click to your mind whenever you will read this idiomatic phrase. A snail moves at a very slow speed. Snail बहुत धीरे चलता है. That is why at snail's pace means at a very slow speed. बहुत कम स्पीड में बहुत धीरे कुछ करना. For example, she drives at snail's pace. वो बहुत कम स्पीड में ड्राइव करती है. Next, to end in smoke. To end in smoke means धुएं में उड़ जाना. धुएं में उड़ जाना means to fail completely. पूरी तरीके से फेल हो जाना. ऐसा कोई भी काम जो यदि किसी व्यक्ति ने शुरू किया है या चल रहा था और अचानक से वो फेल हो जाए तो उसके लिए हम फ्रेज यूज़ करेंगे to end in smoke. For example, his new business ended in smoke due to his negligence. उसने जो नया बिजनेस शुरू किया वो अचानक से धुएं में गायब हो गया. उसकी नेग्लिजेंस, उसकी केयरलेसनेस, उसकी रेकलेसनेस, उसकी लापरवाही की वजह से. नेक्स्ट, at beck and call. At beck and call means at disposal or ready to obey. यानी किसी व्यक्ति के लिए उसकी आज्ञा मानने के लिए हमेशा तत्पर रहना. व्यक्ति की बात मानने के लिए हमेशा तत्पर रहना, उसकी आज्ञा, उसके ऑर्डर्स, उसके को ओबे करने के लिए हमेशा रेडी रहना. इस सेंस में हम यूज़ करते हैं एट बेक एंड
call. For example, he expects his subordinates to be at his beck and call. वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके सबॉर्डिनेट्स हमेशा तत्पर रहें उसके ऑर्डर्स को ओबे करने के लिए, उसकी बात को मानने के लिए. नेक्स्ट, अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर. ग्रीन आइड मॉन्स्टर is again used in the sense of jealousy. किसी व्यक्ति को किसी से जलन होना, जेलसी होना, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं ग्रीन आइड मॉन्स्टर को. फॉर एग्जाम्पल, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर स्ट्राइक्स अ वुमन द मोमेंट शी सीज हर हस्बैंड विद अनदर वुमन. एक वुमन जब अपने हस्बैंड को किसी दूसरी वुमन के साथ देखती है तो उसके अंदर की जो जेलसी है, जो ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, वो जाग जाता है. सो जेलसी उसके अंदर अराइज हो जाती है. सो ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स टू बी जेलस और जेलसी. नेक्स्ट, टूथ एंड नेल. टूथ एंड नेल मीन्स विद ऑल एनर्जी. अपनी पूरी एनर्जी लगाना, अपने पूरे प्रयास लगाना, अपने पूरे एफर्ट्स लगाना. फॉर एग्जाम्पल, द सोल्जर्स फॉट टूथ एंड नेल विद द एनिमीज. जो सोल्जर्स थे वो अपने दुश्मनों के साथ पूरी एनर्जी, पूरे एफर्ट्स के साथ लड़े. फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एग्जाम्स के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, दैट यू शुड स्टडी टूथ एंड नेल फॉर योर एग्जाम्स. आपको अपने एग्जाम्स के लिए पूरी एनर्जी, पूरे एफर्ट्स के साथ पढ़ना चाहिए. नेक्स्ट, मेक फ्लैश क्रीप. मेक फ्लैश क्रीप मतलब डर जाना, किसी को डरा देना, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जो कि हमें डरा दे. रूह कांप उठना जिसको हम कहते हैं, एकदम से इतना डर लगना कि रूह कांप जाए. फॉर एग्जाम्पल, द स्टोरी ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट मेड माई फ्लैश क्रीप. ट्रेन एक्सीडेंट की जो स्टोरी थी उससे मैं इतना डर गई या उससे मेरी रूह कांप गई. सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द इडियोमैटिक फ्रेज मेक फ्लैश क्रीप. नेक्स्ट, burn boats. Burn boats means leaving no means of retreat. Leaving no means of retreat means पहले वाली अवस्था में पहुंचने का कोई अवसर ना छोड़ना, कुछ ऐसा करना जिससे आप वापस अपने पहले वाली जगह ना जा सकें, उसके पूरे चांसेस ख़त्म कर देना, यानी वापसी का कोई मौका ना छोड़ना. फॉर एग्जाम्पल, he has resigned his job and burnt his boats so far as government service is concerned. उसने अपनी नौकरी से, अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया है और उसने burnt his boats यानी अपने आप को इतना नुकसान पहुंचा लिया है कि अब वो वापस नहीं लौट सकता है जहां तक गवर्नमेंट सर्विस की बात है. यानी अब वो गवर्नमेंट सर्विस में वापस पीछे मुड़कर उस जॉब में दोबारा नहीं जा सकता है. नेक्स्ट, कट नो आइस. कट नो आइस मीन्स हैव नो इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव ना होना. फॉर एग्जाम्पल, हिज आर्ग्यूमेंट्स कट नो आइस विथ द बॉस. बॉस के सामने उसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे उन्होंने कोई प्रभाव, कोई इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ा, यानी उन्होंने किसी भी तरीके से बॉस को प्रभावित नहीं किया. नेक्स्ट, टॉकिंग थ्रू हैट. टॉकिंग थ्रू हैट मीन्स टॉकिंग नॉनसेंस. ऐसी बात करना जिसमें कोई सेंस ना हो, कोई तुक ना हो, कोई लॉजिक ना हो. फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट माइंड वॉट ही सेड. उसने जो भी किया उसको मैंने ज़्यादा ध्यान से नहीं सुना, उसको मैंने माइंड नहीं किया. ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हैट, बिकॉज वो केवल बकवास कर रहा था, नॉनसेंस बातें कर रहा था. एंड द लास्ट इडियम फॉर टुडेज ई लेक्चर इज through fire and water. Through fire and water means
to undergo any risk, कोई भी रिस्क उठाने को तैयार रहना. For example, he is so furious, वो इतना गुस्सा है, that he would go through fire and water to revenge himself on his foe. वह इतना गुस्सा है कि वो अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए कोई भी रिस्क उठाने को तैयार है. दैट ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर. वो किसी भी तरीके की रिस्क उठाने को तैयार है. सो these were a selected idioms which I had prepared for you all. I hope it was a good lecture for you all. It was very interesting, or it must be very informative as well. If you have any queries, if you have any doubts regarding the usage of these idioms, regarding the meaning of these idioms, please feel free to write in the comment section. Till then, keep studying, keep watching these lectures, and keep improving your language. Thank you very much.